1945 पश्चिमी जर्मनी, वसंत, लगभग पुरुषों के एक समूह कुछ तो मुश्किल से ने अमेरिकियों का सामना करके युद्ध और दया की अपनी धारणा में एक अप्रत्याशित बदलाव का अनुभव किया। ध्वस्त गांव के ऊपर धुआं छा रहा था जो तोपखाने की गोलाबारी का प्रमाण था। नम मिट्टी और बारूद की गंध हवा में भारी थी, क्योंकि 89वें इन्फेंट्री डिवीजन का गश्ती दल सावधानी से आगे बढ़ रहा था। हथियार तैयार थे। पिघलती सर्दियों के हारण बनी गीली बर्फ में डूब रहा था। संदेह ने सभी के मन को ढक लिया। उन्होंने प्रतिरोध, खतरे, बारूदी सुरंगों, शायद एक अंतिम हताश प्रतिरोध की आशंका जताई। लेकिन उस सुबह उन्होंने जो देखा वह उनकी कल्पना से परे था। एक क्षतिग्रस्त बाग के बाहरी इलाके में उन्होंने हलचल देखी। हवा के एक झोंके से जर्मन आवाजों की एक धीमी, अनिश्चित प्रतिध्वनि सुनाई दी। वेलर ने मुंह बिचकाते हुए फुसफुसाया, ये आदमी नहीं है। जब अमेरिकी पास पहुंचे तो सच्चाई सामने आ गई। खाई में छिपे दुश्मन सैनिक थे जो बच्चे लग रहे थे, लगभग 15 साल के और कुछ उससे भी छोटे। उनकी बड़ी वर्दियों की बांहें ऊपर चढ़ी हुई थीं, हेलमेट आंखों पर ढके हुए थे। कुछ की बांहों पर अभी भी हिटलर के युवा आर्मबंद सिले हुए थे। उनकी राइफलें उनके हाथों में कांप रही थीं। एक लड़के के होंठ ठंड से नीले पर गए थे। प्राइवेट जेंकी ने धीरे से बुदबुदाया, यह सच नहीं हो सकता, लेकिन यह सच था। युद्ध के अंत में नाजी शासन ने स्कूलों और युवा संगठनों को खाली कर दिया था और लड़कों को वोल्क्सस्टर्म यानी जन सेना में भर्ती होने के लिए मजबूर कर दिया था। वयस्क गायब थे, या तो मर चुके थे, पकड़े गए थे, या बर्लिन में दुबके हुए थे। बस डरे हुए बच्चे बचे थे जिन्हें आखिरी सांस तक लड़ने का आदेश दिया गया था। अमेरिकी सहज ज्ञान और अविश हलंतवास के बीच फंसे हुए ठहर गए। 14 साल के लड़के डरी हुई आंखों से घूर रहे थे, मानो सन्नाटा छा गया हो। बस हवा की आवाज क्षतिग्रस्त चिमनियों से अशुभ रूप से गूंज रही थी। अचानक एक हल्की सी आवाज ने नाटे को भंग कर दिया। एक पेंजरफॉस्त जमीन पर रखा जा रहा था। उसे पकड़े हुए लड़का बमुश्किल एक किशोर से बड़ा था। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने उन्हें अपने सिर के ऊपर उठाया। गोली मत चलाना, वह बेथाशा चिल्लाया। दूसरों ने भी यही विनती दोहराई और जल्द ही खाई में मौजूद हर लड़के ने अपने हथियार नीचे रख दिए। सार्जेंट वेलर ने सावधानी से अपनी राइफल नीचे कर ली। अपनी गोली रोको, उन्होंने दृढ़ता से लेकिन भारी स्वर में कहा। वे तो बस बच्चे हैं। दस्ता सावधानी से उनके पास पहुंचा। लड़के इतनी जोर से कांप रहे थे कि कुछ सीधे खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। एक के गालों पर आंसू जमे हुए थे, उनके जूते घिसे हुए थे और उनके पैर की उंगलियां खुली हुई थीं। सबसे छोटे लड़के के हाथ में एक महिला और एक शिशु की तस्वीर थी। शायद वह उसकी मां या बहन की तस्वीर थी। कॉर्पोरल हेज उनमें से एक के पास दुभाषिए की मदद से धीरे से बात कर रहे थे। यह खत्म हो गया, अब तुम सुरक्षित हो। लड़का जवाब में चुप रहा। उसकी नजर कॉर्पोरल की पानी की कैंटीन पर टिकी थी। हेज ने बिना कुछ बोले उसे दे दिया। हुवक ने चाव से पानी पिया। उसकी ठुड्डी से बूंदें टपक रही थी। अमेरिकियों ने पूरे यूरोप में अथक युद्ध लड़ा था, अत्याचार देखे थे, शिविर, तबाह हुए शहर, गाड़ियों में भागते लोग। लेकिन यह अलग था। यह एक ऐसा जख्म था जो और भी गहरा गया था। यह कोई दुश्मन नहीं था जिसका वे सामना कर रहे थे, बल्कि यह युद्ध का ही एक बिखरा हुआ रूप था। एक चिकित्सक ने उन लड़कों में से एक का मुआयना किया जिसकी उंगलियां कर गई थीं और पीली पड़ गई थीं। शीतदंश एक और के पैर पर पट्टी बंधी थी जो संक्रमण से सर रहा था। फिर भी किसी ने विरोध नहीं किया। वे निश्चल खड़े रहे, किसी भी संभावित प्रतिशोध की आशंका में। एक सैनिक ने फुसफुसाते हुए कहा, यह मेरे भाई की उम्र का है जो घर पर रहता है। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। जब टुकड़ी फिर से इकट्ठा हुई तो सार्जेंट वेलर ने आदेश दिया, हम उन्हें पीछे ले जाएंगे।
उन्हें खाना खिला एंगे। चिकित्सक को उन सभी की देखभाल करने के लिए कहेंगे। ना कोई विरोध था, ना कोई उल्लास, बस कीचड़ में जूतों की धीमी आवाज थी। उनके पीछे हिरासत में लिए गए लड़के कंधे झुकाए, हथियार जमीन पर फेंके, घिसटते हुए आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही वे तबाह हुए गांव से गुजर रहे थे, ऊपर से एक कौआ शीशे जैसे आसमान में बोला। अमेरिकी युद्ध की लहर को बदलते हुए महसूस कर सकते थे, गोलियों के शोर से नहीं, बल्कि उस भय हानक दमनकारी सन्नाटे में मोर्चा ढह रहा था। विरोधी अब वह राक्षसी व्यक्ति नहीं था जिससे उन्हें घृणा करना सिखाया गया था। यह कांपते हाथों वाला एक डरा हुआ बच्चा था। सार्जेंट जेनकिंस ने उनकी ओर देखा और धीरे से बुदबुदाया, मानो खुद से ही वे कभी योद्धा नहीं थे। पंक्ति अस्थायी सभा क्षेत्र की ओर बढ़ती रही जहां बाकी स्क्वाड्रन तैनात था। कुछ देर तक कोई शब्द नहीं बोला गया, फिर भी हाटा टिक नहीं सका, क्योंकि आगे जो कुछ घटित हुआ वह करुणा, संघर्ष और मानव होने के अर्थ के बारे में अमेरिकियों की हर धारणा पर सवाल उठाने वाला था। रेमिंगन के बाहरी इलाके में स्थित सभा क्षेत्र, जो कि आंशिक रूप से ध्वस्त हो चुका था, में पहुंचने पर उन्हें जो कुछ देखा था उसकी वास्तविकता का एहसास होने लगा। इससे पहले अमेरिकी सैनिकों ने युद्ध प्रशिक्षित, हताश और विद्रोही जर्मन सैनिकों अनुस्वर को बंदी बनाया था। हालांकि ये युवा विशिष्ट रूप से विशिष्ट थे। वे एक साधारण से चूल्हे के चारों ओर चुपचाप एक दूसरे के करीब बैठे थे, जिससे बमुश्किल ही गर्मी निकल रही थी। उनके हेलमेट पास ही के पड़े थे, जिससे उनके चेहरे युद्ध के मैदान में बेमेल लग रहे थे। गालों पर जवानी के अवशेष लिए मैल लगा हुआ था। एक लड़के के बाल अजीब तरह से खड़े थे, जहां उन्हें एक बड़े हेलमेट के नीचे दबा दिया गया था। हाँ, दूसरे के चेहरे पर झाइयां थीं। उसकी आंखें जमीन पर बूट की हर खरोंच पर घबराहट से घूम रही थीं। सार्जेंट वेलर एक खंभे के सहारे झुककर उन्हें देख रहे थे। हे भगवान, उन्होंने बुदबुदाया, ये तो बस बच्चे हैं। कॉर्पोरल हेज चूल्हे के पास दुबककर राशन का डिब्बा खोल रहे थे। जर्मन न जानने के बावजूद उनका स्वर शांत था, लगभग पिता जैसा। क्या तुम्हें भूख लगी है? उन्होंने चम्मच से इशारा करते हुए पूछा। सबसे पास वाला लड़का थोड़ा सिर हिलाने से पहले हिचकिचाया। अमेरिकियों ने अपने विरोधियों को वर्दी, हथियारों और धमकियों से पहचाने जाने वाले गुमनाम लोगों के रूप में देखा था। हालांकि इन कांपते किशोरों को देखकर यह धारणा चकनाचूर हो गई। उनकी आंखों में खौफ बहुत गहरा था। यह उनके अपने भाइयों, बेटों, घर पर पड़ोसियों के डर को दर्शाता था। प्राइवेट जेनकिंस ने एक और सैनिक से फुसफुसाते हुए पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि उन्होंने कभी उन बंदूकों का इस्तेमाल किया होगा? उसने खलिहान के दरवाजे के बाहर खड़ी पेंजरफॉस्ट की ओर इशारा किया। शायद एक बार, जवाब आया, या शायद बिल्कुल नहीं। बाहर हवा इमारतों के अवशेषों के बीच से गरज रही थी। अग्रिम पंक्ति तेजी से ढह रही थी। कमान से आए संदेशों से पता चल रहा था कि कुछ ही दिनों में रीच आजाद हो जाएगा। फिर भी इससे पहले से हो चुके नुकसान में कोई कमी नहीं आई। इन लड़कों को सम्मान, बलिदान और मुक्ति की जरूरत वाली मातृभूमि की कहानियां सुनाकर बड़ा किया गया था। उन्हें बताया गया था कि अमेरिकी राक्षस हैं अब असली सैनिकों का सामना करते हुए, जो उन्हें भोजन उपलब्ध कराते थे। उनके धोखे उजागर होने लगे। पकड़े गए लड़कों में से एक, जो सिर्फ 16 साल का था, आखिरकार बोलने लगा। उसका नाम एमिल था। सैनिक ने कबूल किया कि वह कभी हिटलर यूथ का सदस्य था, जिसे 2 हफ्ते पहले युद्ध के मैदान में तैनात किया गया था। उसका स्वर नम्र था, लगभग पछतावे जैसा। हमें लड़ने के लिए कहा गया था। अगर हमने आत्मसमर्पण कर दिया तो अमेरिकी हमें मार डालेंगे। कॉर्पोरल हेज ने उसे गौर से देखा। क्या तुम हमें हत्यारे समझते हो, लड़के? एमिल ने अपनी मुट्ठी में
उबलते हुए डिब्बे पर नजर डाली। नहीं, अब नहीं। एक और किशोर, जो लगभग 17 साल का लग रहा था, धीरे से बुदबुदाया, उन्होंने हमें तुम्हारे दिल को निशाना बनाने का निर्देश दिया था, ताकि पकड़े जाने से पहले ही दम तोड़ दिया जाए। बोलते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। लेकिन जब तुम आए तो मैं गोली नहीं अनुस्वर चला सका। उसने अपने छोटे भाई के बारे में सोचा। कमरे में सन्नाटा छा गया। अमेरिकी भी कुछ नहीं कह पा रहे थे। वे कट्टरपंथी नहीं थे। वे दुष्प्रचार, हताशा और उस व्यवस्था के शिकार थे जिसने सम्मान कर है नाम पर अपने ही बच्चों की बलि दे दी। उनमें से कई ने अपनी शिक्षा भी पूरी नहीं की थी। कुछ तो सेना द्वारा छीन लिए जाने से पहले अपने गृहनगर से बाहर कभी गए ही नहीं थे, और फिर भी वे यहां खड़े थे, वही वर्दी पहने हुए जो उन लोगों ने पहनी थी जिन्होंने शहरों को जला दिया था और कब्रों को भर दिया था। सार्जेंट वेलर ने यह कहते हुए मौन तोड़ा। वे आने वाले काफिले के साथ पीछे की ओर जाएंगे। सुनिश्चित करे कि उन्हें कंबल मिले। एक चिकित्सक एक घायल लड़के के पास गया और उसके छाले पड़े हाथों पर पट्टी बांधी। एक और सिपाही ने अपने के राशन से चॉकलेट बार बांटे। लड़कों ने मिठाइयों को ऐसे देखा जैसे वे वर्जित वस्तुएं हों। एमिल ने हिचकिचाते हुए एक टुकड़ा खाया। फिर दूसरा। आंसू बहने का खतरा था, लेकिन उसने उन्हें छिपाने की कोशिश की। तुम ठीक तो हो बच्चे? हेज ने धीरे से पूछा। एमिल ने सिर हिला या लेकिन बोल नहीं पाया। उसने लगभग 2 सालों से चॉकलेट का स्वाद नहीं लिया था। अमेरिकियों ने जिद नहीं की। वे जानते थे कि जब मौन ही पर्याप्त होता है तो कठिनाई का भार कितना होता है। इसके बजाय उन्होंने लड़कों को शाम होने तक आराम से पोषित और चुप रखा। जैसे ही बत्तियां बुझ गईं, सार्जेंट वेलर बाहर निकले। तबाह हुए परिदृश्य पर चमकते तारे धुंधले थे, धुएं के गुबार से छिप गए थे। पूर्व में कहीं तोपें अभी भी गरज रही थीं। फिर भी यहां महीनों में पहली बार शांति थी। उन्होंने कैंसस में अपने परिवार और अपने भाई के बारे में सोचा, जो अब हाई स्कूल में प्रथम वर्ष का छात्र है। उसका मन बेचैनी से घूम रहा था। हो सकता है वो ही हो। उसने धीरे से बुदबुदाया। युद्ध ने नेकी और भ्रष्टाचार, योद्धा और शिकार के बीच के अंतर को धुंधला कर दिया था। उन्हें यह विश्वास दिलाया गया था कि वे सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। असल में वे उन लोगों के लिए लड़ रहे थे जिन्हें इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि वे जिंदा रहेंगे या मरेंगे। युवा बंदी धीरे धीरे भीतर बेचैन नींद में डूब गए। चूल्हे से धीमी सी आवाज आई। एक अमेरिकी गार्ड दरवाजे पर पहरा दे रहा था। उसकी राइफल उसकी पीठ पर लापरवाही से टंगी थी। वे अब दुश्मन नहीं थे, वे बस संघर्षरत बच्चे थे जो एक ऐसे युद्ध में जूझ रहे थे जिसमें शामिल होने का उन्होंने कभी फैसला नहीं किया था। हालांकि रात अभी खत्म नहीं हुई थी, और उसके बाद जो हुआ उसने अमेरिकियों की करुणा को किसी भी युद्ध से कहीं ज्यादा चरम पर पहुंचा दिया। भोर होते ही घना और पीला कोहरा छा गया। जले हुए पेड़ों और आधी डूबी हुई बारों के चारों ओर घूमता हुआ चूल्हे की धीमी गुनगुनाहट और एक साथ बैठे लड़कों की लयबद्ध सांसों के अलावा खलिहान थम सा गया था। बाहर हवा में धुएं और पिघलती धरती की गंध थी। सार्जेंट वेलर और उनके सैनिकों को निर्देश दिया गया था कि वे कैदियों को लीन्स एम राइन के पास एक सभा स्थल पर स्थानांतरित करें, जहां वरिष्ठ अधिकारी उनका भविष्य तय करेंगे। पूर्णविराम। अमेरिकी जब उन्हें इकट्ठा कर रहे थे तब लड़के स्थिर खड़े रहे, कुछ हतप्रभ लग रहे थे, कुछ भयभीत। एमिल ने अपना हेलमेट अपनी छाती से लगा लिया, मानो वह किसी प्रकार की ढाल हो। कुछ छोटे बच्चे धीरे से हलन प्रार्थना कर रहे थे। आगे का रास्ता लंबा था और अनिश्चितता ने उन्हें युद्ध से भी ज्यादा भय से भर दिया था। ठीक है, उन्हें जोड़ियों में रखो, वेलर ने आदेश दिया। किसी कठोर व्यवहार की आवश्यकता नहीं थी। इसके लिए किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं थी। सभी ने पहचान लिया कि ये आम
कैदी नहीं थे। जैसे ही कारवां रवाना हुआ, सुबह के सूरज ने विनाश को उजागर कर दिया। छतों से रहित घर, जली हुई गाड़ियों से भरी सड़कें, दूर एक टूटी हुई और खामोश चर्च की घंटी लटक रही थी। युद्ध ने सब कुछ बंजर कर दिया था। आशा, सम्मान, यहां तक कि विश्वास भी, सब कुछ समाप्त हो गया था। जुलूस धीरे धीरे आगे बढ़ा। जूते बर्फ में धंस रहे थे। अमेरिकी सतर्क रहे, लगातार किसी भी गतिविधि के संकेत पर नजर रख रहे थे। कोई भी मौजूद नहीं था। जर्मनी आकांक्षाओं की कब्रगाह में तब्दील हो चुका था। अपनी यात्रा के बीच में 15 साल का एक लड़का, लुकास, जो फटे हुए जूते पहने हुए था, गिर पड़ा। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन गिर पड़ा। प्राइवेट एंडरसन ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे उठाया और अपने कंधे पर हाथ रखकर सहारा दिया। उसके हाव भाव से हैरान लुकास ने पूछा, वारुम, यानी क्यों? एंडरसन ने बस इतना ही जवाब दिया, क्योंकि तुम अपने साथी के लिए भी ऐसा ही करोगे, है ना? उसने एक थकी हुई मुस्कान दी और चलना जारी रखा। टुकड़ी एक पुल के पास आराम करने के लिए रुकी। एक सिपाही कैंटीन बांट रहा था। दूसरे ने लकी स्ट्राइक्स नाम की सिगरेट का एक पैकेट दिया। एमिल एकांत में बैठा नीचे नदी को निहार रहा था। पानी आसमान की तरह लग रहा था, एक धूसर विस्तार जिसमें जीवन नहीं था। उसका मन ब्रेमेन, अपने घर और अपनी मां की ओर भटक रहा था। उन पत्रों की प्रतीक्षा कर रहा था जो कभी नहीं पहुंचेंगे। सार्जेंट वेलर उसके पास आए और उसके बगल में टनों के बल बैठ गए। क्या तुम यहीं के हो? एमिल ने नकारात्मक उत्तर दिया। काफी दूर उत्तर में। उन्होंने आपके टैंकों को रोकने के लिए हमें दक्षिण में तैनात किया है। क्या उन्होंने कहा था कि तुम इस है हमें रोक सकते हो? वेलर ने पास ही एक गाड़ी पर लटके पेंजरफॉस्ट की ओर इशारा किया। एमिल ने कमजोर स्वर में कड़वी मुस्कान के साथ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि एक साहसी आदमी ही ऐसा कर सकता है। वेलर हुप रहा, क्योंकि कहने को कुछ नहीं था। जिस प्रचार ने इन लड़कों में नफरत और अटूट वफादारी भरी थी, वह अपनी वैधता खो चुका था। युद्ध समाप्त हो चुका था, फिर भी वे अभी भी उसका बोझ ढो रहे थे। पृष्ठभूमि में हेन, प्राइवेट जेंकिंस, एक और कैदी, ओटो नाम के एक लड़के से जो 13 साल से ज्यादा का नहीं लग रहा था, धीरे से बात कर रहा था। क्या तुमने कभी वह राइफल चलाई है? जेंकिंस ने पूछा। ओटो ने तेजी से अपना सिर ही लाया। उन्होंने इसे कल मुझे दिया था। मुझे सड़क किनारे इंतजार करने के लिए कहा गया था। अकेले उसने सिर हिलाया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी आ रहे हैं और मुझे उन्हें रोकना होगा। जेंकिंस का गला ध गया। लड़का इतना छोटा लग रहा था कि उसे ऐसा आदेश दिए जाने की कल्पना करना मुश्किल था। लगता है तुमने हमें रोक लिया, वह बुदबुदाया। ओटो को अंग्रेजी समझ नहीं आई, फिर भी उसने मुस्कुराकर जवाब दी। हाँ। थोड़ी देर रुकने के बाद उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। दोपहर के आसपास वे अचानक एक फार्म हाउस पर पहुंचे जो चमत्कारिक रूप से गोलाबारी से बचा हुआ था, जिसकी चिमनी से धुआं निकल रहा था। गतिविधि का एक दुर्लभ संकेत। अंदर से एक महिला निकली। उसका एप्रन कालिक से सना हुआ था। उसके हाथ में एक छोटा सा पार्सल था। जब उसने अमेरिकियों और उनके बंदी युवकों को देखा तो वह रुक गई। कुछ पलों तक एक असहजगत विरोध बना रहा, फिर धीरे धीरे वह पास आई। उसकी नजर लड़कों की कतार को देखती रही। आखिरकार एक पर आकर रुकी। लुकास, वह लड़का जो पहले गिर पड़ा था। उसने एक तेज सांस ली, जिससे बंडल जमीन पर गिर गया। रोटी मिट्टी पर बिखर गई। माइन जोन, वह चिल्लाई। जल्दी से उनकी ओर बढ़ी। पहरेदार हिचकिचाए, लेकिन वेलर ने उन्हें हाथ हिलाकर इशारा किया। उसे जाने दो। लुकास रोते हुए अपनी मां की गोद में आ गया। उसका चेहरा सहलाया। बार बार उसका नाम दोहरा रही थी। गश्ती दल के सबसे कठोर आदमी भी नजरें फेर कर एकांत में चले गए। एक क्षण के लिए युद्ध ने अपनी पकड़ छोड़ दी, जैसे मानवता फिर से उभर आई हो बाद में।
महिला ने अमेरिकियों को धन्यवाद दिया और जो भी भोजन उसके पास बचा था उसे दे दिया। वेलर ने विनम्रता से मना कर दिया, लेकिन अपने साथियों के लिए एक रोटी ले गया। यह कम थी, फिर भी सार्थक थी। उस दोपहर हलंतहारित स्थान पर पहुंचने पर एक अधिकारी ने उनका बयान लिया। लड़कों का पंजीकरण किया गया, उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई। ज्यादातर चुप रहे, सिर झुकाए रहे। उन्हें कठोर व्यवहार या उससे भी बदतर था हिति की आशंका थी, लेकिन इसके बजाय उन्हें कंबल, गर्म शोरबा और आराम के लिए एक तंबू मिला। उस रात एमिल ने अपने बिस्तर से अमेरिकियों को देखा। वे आपस में फुसफुसाते हुए हंस रहे थे, सिगरेट का आदान प्रदान कर रहे थे, अपनी मातृभूमि के किस्से सुना रहे थे। वह उनकी भाषा नहीं समझ पा रहा था, लेकिन उनके हाव भाव में स्नेह देख सकता था। वह अब अपनी मां के पास सो रहे लुकास की ओर मुड़ा और धीरे से बोला, वे हमसे घृणा नहीं करते। महीनों में पहली बार उसे शांति जैसी अनुभूति हुई। हालांकि करुणा अपराध बोध से मुक्ति नहीं दिलाती, और जल्द ही लड़कों को अपने कार्यों और उन बातों का सामना करना होगा जिन पर उन्हें अनुस्वर विश्वास करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। अगला दिन धूसर और नम था। लिंज एम राइन के पास अस्थायी शिविर में स्थानांतरण की प्रतीक्षा कर रहे कैदियों को अस्थायी रूप से कीचड़ भरे मैदान में कैन हास के तंबों की कतारों में चौकस अमेरिकी सैन्य पुलिस एमसी के अधीन रखा गया था। कंटीले तारों ने पूरे क्षेत्र को घेर रखा था। यह कोई पारंपरिक जेल नहीं थी, बल्कि यह भटकती आत्माओं के लिए एक पड़ाव सा हलनथल के रूप में काम करती थी, जो अपने आसन्न भाग्य को समझने के लिए तरस रही थीं। लड़के अपने कमजोर शरीर के लिए बड़े आकार के कंबलों में लिपटे चुपचाप बैठे थे। अमेरिकियों द्वारा वितरित कॉफी से भर हे धातु के कपों से भाप के बादल उठ रहे थे। अधिकांश को इस कड़वे पेय का कोई पूर्व अनुभव नहीं था। इसकी गर्माहट ने हफ्तों के तनाव से उखड़ी हुई नसों को सुकून दिया। कॉर्पोरल हेज उनके बीच घूमते रहे और अतिरिक्त भोजन परोसते रहे। धीरे धीरे खाओ, उन्होंने धीरे से सलाह दी, वरना तुम खुद को बीमार कर सकते हो। एमिल ने सिर हिलाया। कॉर्न बीफ के हर निवाले का सावधानीपूर्वक स्वाद लेते हुए नमक उसक हे फटे होठों को चुभ रहा था, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। यह पोषण था, असली पोषण। पिछली जर्मन चौकी पर उन्हें जो हल्का सूप और बासी रोटी मिली थी, वह नहीं। पास ही प्राइवेट एंडरसन एक लड़के के बूट को धागे और सुई से ठीक कर रहा था और कह रहा था, तुम्हें फिर से शीतदंश नहीं होने दूंगा। लड़के को शायद ये शब्द समझ में न आए हों, लेकिन उसने फिर भी मुस्कुराकर जवाब दिया, अमेरिकी उनके साथ कैदियों से ज्यादा आवारा बच्चों जैसा व्यवहार करते थे। वे अनुशासित थे, दूर तक नहीं घूम सकते थे और न ही पास में हथियार उठा सकते थे, लेकिन उनमें करुणा भी थी। न कोई चीख पुकार, न मारपीट, न ही शर्मिंदा करना। लड़कों के लिए यह अजीब और लगभग स्वप्न जैसा था, क्योंकि उन्हें सिखाया गया था कि आत्मसमर्पण का मतलब मौत है, कि अमेरिकी या तो उन्हें गोली मार देंगे या उन्हें बारूदी सुरंगों में धकेल देंगे। इसके बजाय उन्हें खाना खिलाया जा रहा था, कपड़े पहनाए जा रहे थे और उनके साथ प्यार से बात की जा रही थी। यह एक ऐसा विरोधाभास था जिसे समझना मुश्किल था। उस दिन रेड क्रॉस का एक ट्रक आया, जो बिस्कुट डिब्बाबंद दूध और चांदी की पन्नी में लिपटे छोटे चॉकलेट बार से भरे केयर पैकेज बांट रहा था। हेज ने एक लिया, उसे खोला और एमिल को दे दिया। चॉकलेट, उसने इशारा करते हुए कहा। एमिल उसे लेने से पहले हिचकिचाया। उसने हे एक टुकड़ा तोड़ा और अपनी जीभ पर रख लिया। स्वाद तीखा, मीठा, लाजवाब था, मानो युद्ध से पहले उसने जो कुछ भी नहीं चखा था उसकी याद दिला रहा हो। उसकी आंखें चमक उठी, मानो वह किसी याद का स्वाद ले रहा हो। सने बार को आधा तोड़ा और उसे बढ़ाया। मेरी बहन के लिए, उसने फुसफुसाया। मेरी बहन। हेज को शब्द समझ नहीं आए,
लेकिन उसने आशय पहचान लिया और सिर हिला दिया, इसे संभाल कर रखना। बच्चे जैसे ही छोटे लड़के चूल्हे के चारों ओर इकट्ठा हुए, शिविर शांत हो गया, जबकि बड़े लड़के उन अमेरिकियों से धीरे से बातें कर रहे थे जो थोड़ी बहुत जर्मन जानते थे। उन्होंने बेसबॉल, न्यूयॉर्क और समुद्र के बारे में पूछ ताछ की। उनके लिए अमेरिका एक किंवदंती था, फिल्मी सितारों और असीमित जीविका का देश। अब उस दूर के क्षेत्र के लोग उनके बगल में बैठे थे, मजाक कर रहे थे, उनके चेहरे साफ करने में उनकी मदद कर रहे थे। एक सैनिक ने 17 साल के कार्ल नाम के लड़के को सिगरेट की पेशकश की। लड़के ने मना कर दिया। मैंने अपने पिता से धूम्रपान न करने की कसम खाई थी, उसने टूटी फूटी अंग्रेजी में रुक रुक कर कहा। सिपाही हंस हाँ, बुद्धिमानी भरा फैसला, मेरे पिताजी भी यही कहते थे। कुछ देर के लिए वहां न कोई वर्दी थी, न कोई गुट, बस लोग युद्ध से बनी और करुणा से नरम हुई खाई के पार बातें कर रहे थे। जैसे जैसे शाम ढलती गई, सार्जेंट वेलर ने आग की लौ के पास अपनी रिपोर्ट तैयार की। उन्होंने उनकी शारीरिक स्थिति दर्ज की, कुपोषित, ठंड से ग्रस्त, लेकिन मिलनसार। अंत में उन्होंने एक अतिरिक्त पंक्ति लिखी जो नीमानुस हार अनिवार्य नहीं थी। याद रखें कि वे बच्चे हैं, उनके साथ वैसा ही व्यवहार करें। पूरा होने पर उन्होंने उन्हें तंबू के बाहर देखा। सबसे छोटा लड़का एक छड़ी पर रोटी सेंकने की कोशिश कर रहा था, जबकि बाकी लोग दबी हुई हंसी में फुसफुसा रहे थे। यह लगभग सामान्य लग रहा था और यह परिचितता अपने आप में एक दुखद रूप में थी। वेलर ने हेज का सामना किया। कभी सोचा है कि उनका भविष्य क्या होगा? हेज ने कंधे उचका दिए। वे एक बड़े शिविर में चले जाएंगे, संभवतः युद्ध समाप्त होने तक वहीं रहेंगे, फिर वे घर लौट जाएंगे अगर कोई बचा हो। उस रात शिविर एक बेचैन नींद में सो गया। युद्ध का शोर मंद पर नुकता गया और उसकी जगह राइन नदी पर दूर से आती गड़गड़ाहट ने ले ली। रात में एमिल जागता रहा, सन्नाटे में खोया रहा। उसका मन अपने गृहनगर, उस प्रशिक्षक की ओर भटक रहा था जिसने उसे फ्यूहरर के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया था, और उन प्रतिज्ञाओं की ओर जो उसे इस शिविर तक ले गईं। वे अब खोखले और भ्रामक लग रहे थे। इस जेल के कीचड़ में दबी हुई गूंज मात्र। उसने अपनी नजर अमेरिकी गार्ड की ओर घुमाई जो बैरियर के पास आराम से गश्त लगा रहा। एक साया था, लालटेन की रोशनी में राइफल चमक रही थी, फिर भी उसका रुख ढीला था, लगभग थका हुआ। एमिल सोच रहा था कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो इतनी ताकत से काम ले सकता है और फिर भी रुना दिखा सकता है। पहली बार उसे न तो दुश्मनी का एहसास हुआ और न ही द्वेष का, बल्कि घबराहट और कृतज्ञता का। उसने शून्य में धीरे से बुदबुदाया, धन्यवाद। गार्ड ने कोई जवाब नहीं दिया, फिर भी शायद यह मैं महत्वहीन था, लेकिन संघर्ष अभी पूरी तरह से अपनी सच्चाई नहीं बता पाया था और जल्द ही दोनों गुट समझ जाएंगे कि सहानुभूति सबसे भारी बोझ हो सकती है। 2 दिन बाद आसमान साफ हो गया, हल्की धूप में राई न नदी चमक उठी और महीनों में पहली बार हवा में धुएं की बजाय बसंत की खुशबू आ रही थी। शिविर में एक निश्चित पैटर्न चलता था, सुबह हाजिरी, नाश्ता, निरीक्षण और इंतजार की लंबी घड़ियां, आदेश या समाप्ति की प्रतीक्षा में। उन लंबी दोपहरों में जब पहरेदार अपनी सतर्कता कम करते, अनिश्चितता का माहौल छाया रहता। कुछ अमेरिकी सैनिक कभी कभी कैदियों की आग के पास पहुंच जाते, उन्हें पकड़े गए लड़कों की जिज्ञासा होती। युद्ध ने इन सैनिकों से निश्चितता तो छीन ली थी, लेकिन जिज्ञासा नहीं। कॉर्पोरल हेज एक दूसरी यूनिट के अनुवादक के साथ आग के पास उकड़ू बैठे थे। एमिल और कार्ल उनके सामने कॉफी के टिन के कप पकड़े हुए थे। शिकागो से आए शांत अनुवादक वेबर हैम्बर्ग में पैदा होने के कारण धाराप्रवाह जर्मन बोलते थे। इससे पहले कि उनका परिवार उनके बचपन में ही प्रवास कर गया, उनका लहजा दोनों अनुस्वर दुनियाओं को दर्शाता था। हेज ने वेबर के जरिए बताया कि उन्होंने
उनसे पूछा कि वे कब से लड़ रहे हैं। एमिल ने जवाब देने से पहले आग में देखा। शायद 2 हफ्ते या शायद 3 हफ्ते। उन्होंने हमें तुरंत बता दिया कि हम हीरो हैं। क्या आपने उन पर विश्वास किया? एमिल अपनी प्रतिक्रिया में हिचकिचा रहे थे। शुरुआत में उन्होंने तस्वीरें, वीडियो और भाषण दिखाए और हमें चेतावनी दी कि अगर हम विरोध नहीं करेंगे तो अमेरिकी सब कुछ तहस नहस कर देंगे। हमारे जाते समय मेरे शिक्षक रो पड़े। वेबर के अनुवाद पर गर्व और हेज की असहमति व्यक्त करते हुए, हालांकि बड़े भाई कार्ल ने जवाब दिया, हम भी समझता नहीं थे। हमें लगता था कि यह शानदार है, लेकिन जब हमने टैंक देखे तो हमें एहसास हुआ कि यह खत्म हो चुका है। आशा लोहे को नहीं हरा सकती। अनुवादक हिचकिचाया, सही शब्द ढूंढने की कोशिश की, जबकि हेज ने बस सहमति में सिर हिलाया। हाँ, नहीं। उसने पुष्टि की। पास ही प्राइवेट एंडरसन एक छोटे लड़के को बेसबॉल फेंकना सिखा रहा था। हर बार जब लड़का चूक जाता तो उसकी आवाज उत्साह से कांप उठती और वह टूटी फूटी अंग्रेजी में फिर से दोहराता। गेंद उसके हाथों से उछलकर कीचड़ में गिर जाती और वे दोनों हंस पड़ते। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे हम बिल्कुल भी कैद नहीं हैं। जब रात का खाना आया, जिसमें पतला स्टू और रसक रोटी शामिल थी, तो गार्ड और बंदियों ने एक ही खुले क्षेत्र में एक साथ भोजन किया। हर दिन उनके बीच की सीमा और धुंधली होती जा रही थी। एक अमेरिकी घर की यादें सुना रहा था। उसकी मां ओहायो में एक बात चलाती थीं और सुबह बेकन की खुशबू से भरी होती थीं। वे आंखें फाड़े सुन रहे थे। खाना दुनिया भर की जबान बन गया था। क्या तुम्हें इसकी तलब लगती है? एमिल ने वेबर के जरिए पूछा। हर रोज, हेज ने जवाब दिया। तुम्हें भी? एमिल ने स्वीकार किया। मेरी मां हर रविवार को रोटी बनाती थी और उसकी खुशबू हमारी गली में भर जाती थी। जब हमले होते थे तो बेकरी तबाह हो जाती थी। उसके बाद सन्नाटा छा जाता था। ग की चिंगारी उनके बीच के खालीपन को भर रही थी। आंगन में कहीं और सार्जेंट वेलर एक उल्टे हुए डिब्बे पर बैठे अपनी छोटी सी डायरी में कुछ लिख रहे थे। उन्होंने ऐसी ही घटनाओं को दर्ज करना शुरू किया। लड़ाइयों को नहीं, बल्कि चॉकलेट खाने के बाद मुस्कुराता एक लड़का, फटे कपड़ों की मरम्मत करता एक गार, युद्ध के मलबे के बीच पनपती करुणा जैसी घटनाओं को उन्हें पता था कि भविष्य के इतिहास से नातियों और विजयों का वर्णन करेंगे, लेकिन विरोधियों के बीच इस नाजुक दया का नहीं। जैसे जैसे रात गहराती गई, पुरुष और लड़के आग के पास आने लगे। वेबर ने एक हारमोनिका बजाई, जिसकी मधुर धुन कैंप में गूंज रही थी। न अमेरिकी, न जर्मन, कहीं बीच का माहौल था। पहरेदार भी सुनने के लिए रुक गए। तभी एक युवा कैदी, ओटो, बोला, जब मैं घर पहुंचूंगा तो मैं भी संगीत बनाना चाहता हूं। उसने कहा, अब और नहीं लड़ूंगा। वेबर ने अनुवाद किया। हेज मुस्कुराया। तुम्हें मौका मिलेगा, बच्चे। ओटो ने शर्माते हुए जवाब दिया, क्या तुम कल फिर बजाओगे? हेज ने वेबर की तरफ देखा। उसे हां कह दो। कैद होने के बाद पहली बार कैंप में हैन हंसी गूंजी, शुद्ध, प्रामाणिक, मानवीय। उस रात एमिल आग के पास काफी देर तक बैठा रहा, जब तक बाकी सब सो नहीं गए थे। उसने कार्ल की कही बात पर विचार किया। तुम लोहे से, उम्मीद से नहीं लड़ सकते शायद। उसने सोचा, तुम नफरत का मुकाबला दया से कर सकते हो शायद। वह ज्यादा मजबूत थी। उसने पहरेदारों के तंबू की तरफ देखा, जहां हेज और वेबर धीरे से बातें कर रहे थे। वह उनके शब्द तो नहीं सुन सका, लेकिन वह उनके इरादे पहचान गया। वे लोग जो युद्ध समाप्त होने के लिए उतने ही तरस रहे थे जितने कि वह। जैसे ही हवा की दिशा बदली, जलती हुई लकड़ियों की सुगंध खुले विस्तार में फैल गई। आंखें बंद करके एमिल ने अपने घर की कल्पना की। उसे अपनी मां की रसोई, हंसी की गूंज, नई पकी हुई रोटी की खुशबू याद आई। सब कुछ बहुत दूर लग रहा था। फिर भी पहली बार उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई दी कि शायद वह किसी दिन वहां
ट आए हालांकि केवल विश्वास करने से अतीत नहीं मिटेगा जल्द ही उन्हें अपने कर्मों और अपने भीतर के उत्साह के बोझ का सामना करना पड़ेगा। अगला दिन असामान्य रूप से शांत था, न तो तोपे न ट्रक न ही युद्ध के नारे, केवल पक्षियों के गीतों की धुनें और दूर से गिरजाघर की घंटियों की आवाज, एक ऐसी आवाज जो हफ्तों से अनसुनी थी। ऐसा लग रहा था कि युद्ध टूट रहा है और यह सन्नाटा गोलियों की आवाज नुक्ता से भी भारी था। कैदी गिनती के लिए बार के पास इकट्ठा हुए, अमेरिकी पास ही निश्चिंत खड़े थे। उनकी राइफलें ढीली लटकी हुई थीं। एक रेड क्रॉस जीप चिकित्सा सामग्री लेकर पहुंची, उसके साथ एक नर्स का हलन क्लिपबोर्ड लिए और एक शांत भाव लिए हुए थी। वह कतार में आगे बढ़ती रही, लड़कों के जख्मों का जायजा लेती रही। उसकी आवाज कोमल थी, घर के आराम की याद दिलाती हुई। कुछ लड़के अभी भी उनके हाथ छूने पर सिहर रहे थे। उनके मन में सत्ता का बचा हुआ डर अभी भी बाकी था। सार्जेंट वेलर थोड़ी दूर से देख रहे थे। उनकी हथेलियां उनके कोट में छिपी थीं। उन्होंने फ्रांस पार किया था, राइन नदी पार की थी। उन लड़ाइयों का है अवशेष देखे थे जिन्होंने शहरों को कब्रों में बदल दिया था। यह नजारा, एक नर्स उस लड़के की उंगलियों को लपेट रही थी जिसने कुछ दिन पहले अपनी जान लेने की कोशिश की थी। इन सबके सामने अजीब लग रहा था। काम पूरा होने पर उन्होंने वेलर की तरफ देखा। वे तो बस बच्चे हैं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैं समझता हूं, उन्होंने जवाब दिया। यही तो इसे इतना चुनौतीपूर्ण बनाता है। बाद में एक कुरियर अग्रिम मोर्चे से अखबार लाया, सुर्खियों में कुछ और जर्मन शहरों के पतन, पश्चिमी मोर्चे के विघटन और बर्लिन पर सोवियत आक्रमण की घोषणा थी। वेबर द्वारा समाचार का जर्मन में अनुवाद करते ही युवा इकट्ठा हो गए। हर वाक्य उनके भीतर कुछ न कुछ मिटाता हुआ सा लग रहा था। सबसे बड़े कार्ल ने अपनी मुट्ठियां कस ली। तो क्या यह सचमुच खत्म हो गया है? वेबर ने सिर हिलाकर स्वीकार किया। लगभग। एमिल ने जमीन की ओर देखा। हमें यकीन दिलाया गया था कि फुहरर हमें बचा लेगा, कि उसके पास नए हथियार हैं। वेबर ने आह भरी और कई लोगों को दी गई गलत जानकारी दोहराई। कोई उत्सव नहीं हुआ, कोई राहत का एहसास नहीं, बस एक ली सन्नाटा छाया हुआ था। इन लड़कों के लिए युद्ध ही उनका अस्तित्व था। हर पाठ, हर पोस्टर, हर प्रतिज्ञा कुछ अनुवादित शब्दों के साथ यह गायब हो गया उस दिन। जैसे ही सूरज ढलने लगा, एमिल बार के पास ला बैठा रहा। हेज 2 कप कॉफी लिए हुए आया। उसने एक लड़के को दिया। मुझे लगा कि तुम्हें इसकी जरूरत पड़ सकती है, उसने कहा। एमिल ने सावधानी से इसे स्वीकार कर लिया। उसके हाथों पर अभी भी जख्मों की पट्टियां बंधी थी। तुम हमारे साथ इतनी दयालुता से क्यों पेश आते हो? हेज ने बेपरवाही से कंधे उचका दिए। किसी को तो चाहिए। एमिल ने भाप से भरे पेय में घूरा। मेरा साथी आपकी खोज से 2 दिन पहले ही मां रा गया था। वह सिर्फ 15 साल का था। उसने बहादुर बनने की इच्छा जताई थी। आपके टैंक को रोकने की कोशिश करते हुए उसे गोली मार दी गई। उसकी आवाज कांप रही थी। क्या वह मूर्ख था? हिज ने तुरंत जवाब न ही दिया। नहीं, उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। एक छोटा लड़का बड़ों की बातों पर आंख मूंद कर भरोसा कर रहा था, जो मूर्खता नहीं थी, बल्कि एक दुखद घटना थी जिसने एमिल को आंसू बहाने पर मजबूर कर दिया। हमें अनुस्वर डर था कि तुम हमें मार डालोगे। हेज ने दूर क्षितिज की ओर देखा। हम सभी के कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनका हमें पछतावा होता है, लेकिन अगर हम लोगों को इंसान समझना बंद कर दें तो फिर क्या बचेगा? कुछ देर तक दोनों में से किसी ने भी बात नहीं की। टूटी हुई बार से हवा बह रही थी और शिविर के भीतर कहीं पिछली रात की हारमोनिका की धुन गूंज रही थी। यह शांति के किसी प्रेत की तरह बह रही थी। बाद में सार्जेंट वेलर ने अपनी टीम को एक ब्रीफिंग के लिए इकट्ठा किया। आदेश स्पष्ट थे। कैदियों को कोबलेज के पास एक बड़े शिविर में स्थानांतरित किया जाएगा। ट्रक भोर में पहुंचेंगे। हालांकि युद्ध
समाप्त हो रहा था, लेकिन उनकी जिम्मेदारियां अभी खत्म नहीं हुई थीं। वेलर ने निर्देश दिया कि हमारे जाने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि उन्हें खाना मिल गया है और व्यवस्था बनाए रखें। कठोर हां से बचे, हम इसे ठीक से पूरा करेंगे। उस शाम कैंप फायर की धीमी बत्ती जल रही थी। एमिल और कार्ल अगल बगल बैठे थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। कार्ल ने सबसे पहले सन्नाटा तोड़ा। क्या तुम्हें लगता है कि वे हमें वापस घर भेज देंगे? शायद, एमिल ने जवाब दिया, अगर लौटने की कोई जगह बची है तो। कार्ल ने नीचे अपने जख्मी हाथों को देखा। मैं अब मुश्किल से पहचाना जा सकता हूं। मैं अपनी ही पहचान पर सवाल उठाता हूं। पूर्णविराम, उन्होंने हमें हीरो कहा था। अब मैं खालीपन महसूस करता हूं। एमिल ने जवाब देने से पहले कुछ पल सोचा। शायद इसी तरह कोई नई शुरुआत करता है। कार्ल ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। तुम किसी बुजुर्ग आदमी जा है से लग रहे हो, एमिल ने जवाब दिया। युद्ध का यही असर होता है, उसने आगे कहा। पास ही हेज चुपचाप सुन रहा था। वह दिलासा देना चाहता था, सांत्वना के शब्द कहना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि कुछ जख्म ऐस है होते हैं जिन्हें शब्द नहीं भर सकते। इसके बजाय उसने नदी की ओर मून किया। उसकी सतह पर चांदनी चमक रही थी और सोचा कि संघर्ष समाप्त होने के बाद ये लड़के क्या वापस ले जाएंगे। अगले दिन जैसे ही ट्रक आए, कैदियों को कतार में खड़ा करके फिर से जांच की गई। हर लड़के के पास थोड़ी बहुत चीजें थीं। एक कंबल, एक तस्वीर, कागज में लिपटा रोटी का एक टुकड़ा। जब एमिल ट्रक में चढ़ा तो उसने आखिरी बार हेज की ओर मुड़कर हाथ हिलाकर विदाई ली। हेज ने भी अपने हाथ से जवाब दिया, शुभकामनाएं जवान। इंजन ने तुरंत काम करना शुरू कर दिया और पूर्व की ओर गति शुरू कर दी। ट्रक के स्लैच से एमिल ने गुजरते हुए परी दृश्य को देखा। जले हुए खेत, उजड़े हुए घर, मानवीय लालच से क्षीण होती जमीन। हालांकि इस वीरानी के पार कहीं बसंत का इंतजार था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, इस बार डर से नहीं बल्कि आशावाद जैसी किसी भावना से। फिर भी आशावाद भी नाजुक हो सकता है। और जैसे ही वे शिविर से निकले, सैनिकों और बच्चों दोनों को समझ आ गया कि सबसे मुश्किल पहलू युद्ध सहना नहीं, बल्कि उसके बाद कैसे जीना है, यह पता लगाना है। पूर्वी सड़क मीलों तक फैली हुई थी। कच्चे रास्ते की एक पतली पट्टी उजड़े हुए गांवों और खामोश खेतों से होकर गुजरती थी, जहां बर्फ की परछाई छिपी थी। संघर्ष हर तरफ से टूट रहा था। शरणार्थियों अनुस्वर का एक जुलूस उन्हीं रास्तों पर चल रहा था। मां ने बच्चों को गाड़ियों में खींच रही थी। बूढ़े बेंत पर टेक लगाए हुए थे, थकान से चेहरे मुरझाए हुए थे। अमेरिकी काफिला धीरे धीरे उनके पास से गुजर रहा था। हर गाड़ी टूटे फूटे जर्मनों से लदी हुई थी, जो अब सैनिकों जैसे नहीं लग रहे थे, बल्कि किसी ऐसी चीज की प्रतिध्वनि मात्र थे जिसे दुनिया नकारना चाहती थी। एक ट्रक के अंदर एमिल अपने सैन्य कंबल के नीचे पीछे की ओर दुबका हुआ था। सफर कठिन था, फिर भी किसी ने कोई शिकायत नहीं की। युवा अपने विचारों में डूबे हुए थे। कार्ल उसके बगल में बैठा था, बाहर की पट्टियों के बीच से नागरिकों को देख रहा था। ने देखो, उसने अस्पष्ट इशारे से फुसफुसाया, क्या यही वो चीज है जिसके लिए हमने संघर्ष किया था? एमिल चुप रहा। अपराध बोध उस पर भारी पड़ रहा था, उस भूख से भी ज्यादा जो कभी उसे जलाती थी। वह अभी भी पने वरिष्ठ की आवाज सुन सकता था, वह व्यक्ति जिसने आत्मसमर्पण को कायरता घोषित किया था। लेकिन करुणा कमजोर थी, फिर भी वे यहां थे, अभी भी सांस ले रहे थे। उसी करुणा का प्रमाण जिसके बारे में उन हैन सिखाया गया था कि उसका अस्तित्व नहीं है। कोब्लेज के पास एक अमेरिकी चौकी पर ट्रक रुक गए। अमेरिकी सैन्य पुलिस ने उन्हें नदी के किनारे एक पहाड़ी की चोटी पर बने चारदीवारी वाले परिसर की ओर इशारा किया। यह अस्थायी शिविर से ज्यादा विशाल और व्यवस्थित था। कतारों में तंबू, एक खेत में बना रसोई घर और पहरेदार
जो मौन अभिवादन कर रहे थे। कैदियों की एक और प्रक्रिया हुई। उनके नाम, उम्र और ये यूनिट की पुष्टि हुई। जैसे ही एक अधिकारी ने जोर से 15 पढ़ा, एक क्षण का विराम हुआ, मानो अविश्वास ने क्षण भर के लिए जकड़ लिया हो। भोजन के बाद एक पादरी शिविर में आए। वे एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जिनकी आंखें करुणामयी थीं और जिनके चेहरे पर वर्षों के युद्ध के निशान थे। उन्होंने अनुवादक की मदद से धीरे से बात की। विजय या विजय के बारे में नहीं, बल्कि क्षमा के बारे में। उन्होंने कहा, सबसे चुनौतीपूर्ण युद्ध वे होते हैं जो गोलीबारी बंद होने के बाद शुरू होते हैं। कुछ लड़कों ने ध्यान दिया, कुछ उदासीन रहे। उनके मन इतने विरक्त थे कि उन्हें परवाह ही नहीं थी। हालांकि एमिल को हर शब्द अपने सीने पर एक हल्के बोझ की तरह महसूस हुआ। उसने उन लोगों के बारे में सोचा जो बच नहीं पाए, न सिर्फ दोस्त बल्कि दुश्मन भी। वे चेहरे जिन्हें उसने कभी नहीं देखा, वे जीवन जिन्हें उसने मिटान हे में योगदान दिया, भले ही वह वयस्कों द्वारा खींची गई धोखे की रेखा के गलत पक्ष पर खड़ा होकर ही क्यों न हुआ हो। उस रात उसे नींद नहीं आई। रात में वह जागता रहा, अपने साथियों के धीमे खर्राटों, दूर से आती जनरेटरों की गड़गड़ाहट और नदी किनारे बार के पार मेंढकों की धीमी तर्राहट सुनता रहा। ये सब इस बात के संकेत थे कि जीवन अभी भी मौजूद है। चमत्कारिक रूप से यह उनकी उपस्थिति में भी कायम रहा। हाँ, जब दिन का उजाला हुआ तो पहरेदारों ने दैनिक कर्मचारियों के लिए द्वार खोल दिए। कैदियों ने एक पुल के पुनर्निर्माण में मदद की जिसे जर्मन सैनिकों ने वापस लौटते हुए ध्वस्त कर दिया था। एमिल और कार्ल अमेरिकी इंजीनियरों की देखरेख में तख्ते ढो रहे थे। हवा में गीली लकड़ी और नदी के पानी की खुशबू थी जब वे मेहनत कर रहे थे। एमिल ने पुल के दूसरे हिस्से से हेज और सार्जेंट वेलर को आते देखा। पूर्णविराम दोनों को निर्माण प्रक्रिया की देखरेख के लिए स्थानांतरित किया गया था। जब हेज ने उन्हें पहचाना तो उन्होंने हाथ उठाकर अभिवादन किया। शर्मिंदा होकर एमिल ने डरते हुए जवाब दिया, जल्द ही। वेलर तख्तों के ऊपर से गुजरे और उनके पास खड़े हो गए। तुम मेहनती हो, उन्होंने टिप्पणी की। इस कोशिश को जारी रखो और भविष्य में तुम्हें नौकरी का एक अच्छा अवसर मिलेगा। एमिल ने मुस्कुराने की कोशिश की। अगर अभी भी कोई देश है, उसने फुसफुसाते हुए कहा, जरूर होगा। वेलर ने उसे आश्वस्त किया। इस बार इसे जरूर काबिल हाथों से बनाया गया होगा। कुछ देर तक वे राइन नदी के किनारे साथ साथ खड़े रहे, पानी को शांति से बहते हुए, युद्ध के अवशेषों को ले जाते हुए देखते रहे। हफ्ते के अंत तक पूरे शिविर में खबर फैल गई, सभी ने आत्मसमर्पण कर दिया था। युद्ध समाप्त हो गया था। युवकों की ओर से कोई विजय घोष या राष्ट्रगान नहीं गूंजा, बस सन्नाटा छाया हुआ था। कुछ धीरे से रोए तो कुछ जमीन पर टकटकी लगाए रहे। उनके लिए निष्कर्ष विजय या हार नहीं था, यह एक ऐसा शून्य था जिसे वे अभी तक नहीं भर पाए थे। आन हे वाले दिनों में एमिल ने स्थानीय नागरिकों को रसद पहुंचाने में अमेरिकियों की मदद की। उसने भूखे बच्चों को रोटी दी। हेज के साथ साझा की गई चॉकलेट बार को याद करते हुए तब उसे समझ आया कि दया कोई हथियार नहीं है, लेकिन शायद यह उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। अमेरिकियों के जाने से पहले हेज ने उसे फिर से ढूंढा। तुम जल्द ही घर लौटोगे, उसने कहा, शायद इससे कुछ सार्थक बनाओ। एमिल ने स्वीकार किया, मैं कोशिश करूंगा। हेज ने अपनी जेब से हाथ डाला और एक छोटी सी चीज निकाली। एमिल को एक क्षतिग्रस्त और खरोंचदार हारमोनिका दी गई जिस पर लिखा था, उन पलों के लिए जब तुम शांति की ध्वनि भूल जाओ। पूर्णविराम। लड़के ने उसे देखा और फिर अपने उपकारकर्ता की आंखों में आंखें डालकर धीरे से धन्यवाद कहा। अमेरिकियों के जाने के साथ उनके ट्रक पश्चिम की ओर, फ्रांस की ओर गड़गड़ाते हुए चले गए। शिविर शांत हो गए। हाँ, जैसे ही सूरज डूबा, एमिल को बाड़ के पास सुकून मिला। हारमोनिका अब उसकी मुट्ठी में ठंडी हो गई थी।
उसने उसे अपने होठों से लगाया और हिचकिचाते हुए स्वर बजाए जो रात की हवा में गूंज रहे थे। पहली बार उसे एक सैनिक नहीं बल्कि एक लड़का होने का एहसास हुआ। कई सालों बाद क्रूरता और तबाही की कहानियां फिर से सुनाई देंगी। हालांकि दुख के इस सागर के बीच छोटी छोटी कहानियां भी थीं। नफरत की सहजता के बद हाय दयालुता चुनने वाले पुरुषों की कहानियां, सैनिकों द्वारा एक ऐसी दुनिया में अपनी मानवता को याद करने की कहानियां जो मानो खो गई थी। अंत में शायद यही सच्ची विजय थी, एक शांत विजय। संघर्ष में करुणा हर झड़प से परे रहती है। अगर यह कहानी आपको भी प्रभावित करती है तो इस पर विचार करें। शांति केवल युद्ध का अभाव नहीं है, यह दूसरों के प्रति दयालुता दिखाने का साहस है। चाहे दुनिया कुछ और ही सी खा रही हो, हमारे सार और क्षमता को रेखांकित करने वाली और भी प्रेरक कहानियों के लिए साइन अप करें।